IIT JEE का मकसद क्या था? इंजीनियर्स बनाना या मार्केटिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बनाना? अ फनी थिंग अबाउट इंडियाज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज दैट जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में ज़्यादा स्कोर आता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं पढ़ता, और जिनके कम स्कोर्स आते हैं वही जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेते हैं। दो तरीके के लोग हैं जो कि क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट को मार रहे हैं, और वो हैं टीचर्स और पेरेंट्स। ये वीडियो थोड़ा खतरनाक होने वाला है। दिस चैतन्य संभारा, फैकल्टी एट द कॉलेज ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन। इस वीडियो में मैं जो भी कह रहा हूँ, अगर आपको ये बातें ढंग की लगी तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, बाकी वीडियोस में मैं शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कभी नहीं बोलता, लेकिन ये वीडियो आप अपने घर वालों को फॉरवर्ड करो, अपने बड़ों को दिखाओ, उनको बोलो कि देखो ये जो बातें हैं वो सेंसिबल बातें हैं। मैंने पूरी कोशिश ये की है कि मैं सेंसिबल बात कहूँ, एविडेंस के साथ बात करूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी कहूँ सच कहूँ। इसके पहले कि मैं IIT JEE की प्रिपरेशन के बारे में, टीचर्स के बारे में और पेरेंट्स के बारे में क्रिटिसिज्म देना शुरू करूं, मैं इसके बारे में कुछ अच्छी बात भी बता दूं। JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करना आपके ब्रेन को बहुत शार्प करता है, क्योंकि देखिए हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो भी एक मसल ही है। आप उस मसल को एक्सरसाइज देंगे तो वो मसल स्ट्रांग रहेगा और ग्रो करेगा। यूएस में एक बहुत ही मशहूर एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर नील डेग्रास टाइसन। वो इसी बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। There are people who say, I'll never need this math, these trig identities from 10th grade or 11th grade, or maybe you never learned them. Here's the catch. Whether or not you ever again use the math that you learned in school, the act of having learned the math established a wiring in your brain that didn't exist before. And it's the wiring in your brain that makes you the problem solver. सुना आपने, ये बहुत ज़रूरी है कि आप नई बातें सीखें जिससे आपका माइंड शार्प हो, जिनकी वजह से आपके माइंड को एक्सरसाइज मिलती रहे। और नील डिग्रास टाइसन साहब यहाँ नहीं रुके, उन्होंने साइंटिफिक लिटरेसी के बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। Even if you don't want to become a scientist, minimum you should ask of yourself, demand of yourself, is that you become scientifically literate. Better yet, scientifically literate and mathematically literate. Why? Because therein are the engines of problem solving in the world. नील डिग्रास टाइसन साहब ने जो भी कहा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, वो एग्जाम्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो रियल वर्ल्ड के, दुनिया के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। आप में इतनी तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम्स को समझ भी सकें। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय लर्निंग मैथ्स एंड साइंस। बट आफ्टर दैट आपको क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, एंड यही क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट होता है दैट लीड्स टू इनोवेशन। और ये जो इनोवेशन है, ये जो खोज है, इसको हमारे टीचर्स और पेरेंट्स मार मार के खत्म कर देते हैं। हर बच्चा जो पैदा होता है ना, वो साइंटिस्ट पैदा होता है, और इस साइंटिस्ट को मारने वाले वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें ज्यादा पता है बच्चे से। आप इस कोटा में एक IIT कोचिंग सेंटर के टीचर की बात तो जरा सुनिए। ये ओरिजिनल जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है, और उस वीडियो में इन टीचर साहब ने बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही बढ़िया बातें बताई हैं। उन्होंने बेस्ट पॉसिबल एडवाइस दी है स्टूडेंट्स के लिए, बट उनकी एक दो तीन ऐसी बातें हैं जिससे मैं बहुत डिसएग्री करता हूं। उन्हीं की जुबानी सुनिए, उन्होंने एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में क्या कहा जिसको किसी टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। गौरव चौधरी और मानव चौधरी दोनों एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते रहे। मानव चौधरी का दिमाग 10 गुना तेज था गौरव चौधरी से, है मतलब अभी भी ऐसी बात नहीं। तो वो दोनों बच्चे, दोनों बढ़िया फ्रेंड, पर मानव चौधरी कुछ भी पढ़ता था, कुछ भी। फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, रिलेटिविटी पढ़ने लग गया। फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने लग गया। मैंने बोला भाई तेरे को पढ़ने का इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। मैंने उसको कई बार डांटा, विश्वास मान लो क्लास में मार भी खाई उसने मेरे से, कि भाई मैं उसको बार बार कहता तू अपना फोकस मत हटा, तू अभी सिलेक्शन के लिए आया है, अभी PhD करने, IIT चला जाए तो तेरी इच्छा होती थी रिसर्च करना। उसने सुनी नहीं मेरी। गौरव चौधरी से वो 10 गुना ज्यादा दिमाग से तेज था। गौरव चौधरी सर मैं कोर्स के बाहर पढ़ता ही नहीं हूं, मैं क्यों पढ़ूं, अभी तो IIT करने आया हूं। 40वीं रैंक आई गौरव चौधरी की, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। कितनी? मानव चौधरी की 1795। ऐसा नहीं सिलेक्ट नहीं हुआ वो, पर वो डिजर्व करता था अंडर 10। वो डिजर्व करता था अंडर 10, जो मैं आपको कह रहा हूं, वो डिजर्व करता था अंडर 10। पर उसने मेरी बात सुनी। मैं क्यों आपको बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा हूं? इसलिए आपको एक बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपको फोकस रहना है, कोर्स के बाहर नहीं पढ़ना। देखिए, इन टीचर साहब ने जो भी कहा उनके इंटेंशंस अच्छे ही होंगे,
बिकॉज उनकी बातें सुन के तो पता चल जाता है कि ये बहुत ही बढ़िया टीचर हैं। लेकिन इनका जॉब क्या है? इनका जॉब साइंटिस्ट बनाना नहीं है। इनका जॉब है स्टूडेंट्स से IIT क्रैक करवाना और उनको अच्छे से अच्छा रैंक दिलवाना। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इन टीचर साहब ने जो भी कहा वो बहुत ही सेंसिबल अच्छी बात कही, बट अनजाने में उन्होंने एक साइंटिस्ट को वहीं पे मार दिया। मैं यहाँ पे फिर से नील डिग्रास टायसन साहब की ही बात फिर से यूज करता हूँ, सुनिए वो इसी बारे में क्या कह रहे हैं। Kids are sources of chaos and disorder. Get over that fact. And where does the disorder come from? It's because they are experimenting with their environment. Everything is new to them. Everything. You splash the water, there's mud, it's fun. You get to see the cause and effect of a force, downward force operating on a fluid. I was in Central Park and it had rained a little earlier, so there were puddles in some of the walkways. I saw a woman walking with her kid. The kid has galoshes on and a raincoat on, and there's this big, juicy, muddy puddle right there. I said, please let the kid jump in the puddle. You know the kid wants to jump in the puddle. The kid is like 3 or 4. And what does the mother do? Pulls the kid around to prevent that from happening. That was a bit of curiosity in that moment that was extinguished. Gone. You don't have kids with the intent of retaining a clean house. These are non-commensurate goals. People ask about raising their kids. They ask about education. So I can just tell you that what has to change with our kids, curiosity, provided it does not kill them. If it meant we had extra work, I would do that extra work. And on the other side of that is school should, as a minimum, preserve that curiosity for you. When you come down the steps on the last day of school, you should be sad that school is over, not happy, saying, gee, I got to go 2 or 3 months without learning anything? And the fact that you're happy that school is over means something is not working in there. You're not enjoying the learning process. आपको अब ये लगता होगा कि ये जो टीचर जो भी कह रहे थे वो इसीलिए कह रहे थे कि वो स्टूडेंट बहुत ही टॉप की यूनिवर्सिटी में जा सके और वहाँ पे रिसर्च की अपॉर्चुनिटी शायद बेटर हो एक मीडियोकर यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। आपको क्या ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट अगर टॉप यूनिवर्सिटी में गया होता तो ही वो अच्छा टॉप रिसर्चर बन सकता था? डू यू थिंक सो? अगर वो थोड़े मीडियोकर कॉलेज में भी चला जाता तो वो अच्छा रिसर्चर नहीं बन सकता था? एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, इनोवेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी के बाद आता है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के बाद आता है पैशन। क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट और पैशन में से कोई भी स्टेप अगर मिस हो गया तो साइंटिस्ट नहीं बनता। आप इस इन्वर्स पिरामिड का एग्जांपल समझिए। जो क्यूरियोसिटी होती है वो आपको बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है, लेकिन आपके इंटरेस्ट थोड़ा कम होंगे। क्यूरियोसिटी हो गया कि चलो इसने क्या खाया, उसने क्या किया, ये फ्रिज कैसे ठंडा होता है, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे वो सब क्यूरियोसिटी में आते हैं। लेकिन इंटरेस्ट तब आता है जब इतने सारे टॉपिक्स में जिनमें आपको क्यूरियोसिटी हो, आप उसमें से थोड़ा फिल्टर करके कम टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम देने लगे, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट आता है। और जब उस इंटरेस्टिंग चीज़ों में से आप किसी 1 या 2 चीज़ों के पीछे लग जाते हैं, आइडियली एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं, तब वहाँ जन्म होता है पैशन का। और जब आपको आपका पैशन मिल जाता है आप साइंटिस्ट बनते हैं। जब आप पैशनेट हो जाते हैं किसी की चीज़ को लेकर, आप उसी के बारे में दिन रात सोचते रहेंगे और उसको लेकर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। तब आप प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करना शुरू करते हैं, और जब आप प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करना शुरू करते हैं, बिकॉज आपको उस टॉपिक के बारे में इतना कुछ ऑलरेडी पता होता है, आप उनका सॉल्यूशंस भी निकालना शुरू कर सकते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां पर आपको नए नए आइडियाज आते हैं, जब आपका किसी चीज़ में पैशन होता है। और ये वो पॉइंट है जिसको नील डिग्रास टायसन साहब प्रॉब्लम सॉल्विंग कह रहे थे। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने को प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कह रहे थे। देखिए, जब आपको किसी चीज़ में क्यूरियोसिटी होती है ना, तब उससे आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है, और जब आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है तब वो पैशन में कन्वर्ट होता है। और एक पैशनेट आदमी ही बाद में जाकर बहुत सारे इनोवेशंस करता है उसी फील्ड में। और इसीलिए क्यूरियोसिटी का जो फेज़ है, जो पहला फेज़ है, उसी टाइम पर एनकरेजमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्यूरियोसिटी फेज़ में ही अगर उस क्यूरियोसिटी को मार दें तो इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होता,
और उसकी वजह से वो बाद में पैशन में कन्वर्ट नहीं होता, आदमी साइंटिस्ट नहीं बनता। एक बच्चे के टाइम पर ही सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है बच्चा, उसको भी कई बार रोक दिया जाता है, इसको मत हाथ लगाओ, उसको मत हाथ लगाओ, अरे अरे गिर जाएगा तुम्हारे हाथ से, तो क्या हो गया, गिर गया। तो जिस तरह बच्चों को इतना टोका जाता है, उसी तरह बाद में जाकर स्टूडेंट्स को भी बहुत टोका जाता है। उनको अपना इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं करने दिया जाता और उनको फोर्स किया जाता है रैंकिंग पर फोकस करने के लिए। इसका फायदा किसको होता है? ऑब्वियसली उन कोचिंग टीचर्स को होता है। वो लोग दिखा सकते हैं कि देखो हमारे स्टूडेंट ने इतना बढ़िया रैंक लेकर आया एग्जाम में। रैंक लाने के बाद वो स्टूडेंट ने उस फील्ड में कुछ अचीव कर सका, कुछ इनोवेशन कर सका, उसका इस टीचर को कोई मतलब नहीं है। अगर वो इनोवेट करे या ना करे, टीचर साहब का कोई लेना देना नहीं है उससे, उनको सिर्फ रैंक दिलवाना है। उस टीचर का ये गोल कि स्टूडेंट को टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में भेजा जाए, वो अकॉम्प्लिश हो भी जाए, लेकिन एक साइंटिस्ट मर जाता है। सोचो तो, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाओ इंडिया में, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज भी चले जाओ, IIT बॉम्बे, दिल्ली, चलो ये दोनों नाम ले लेते हैं, यहाँ पर भी जाकर देखो तो कि जो टॉप रैंक स्टूडेंट्स थे उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा करके टॉप रैंक लेकर आए थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में? क्या उनमें से कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी जाकर? नहीं, वो सब लोग कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसा कोई फील्ड ले लेते हैं। और वो लोग जो कि वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनका उन इंस्टीट्यूट्स में सबसे लोअर रैंक आया हुआ होता है। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, IIT JEE की जो प्रिपरेशन है वो आपको फोर्स करती है ऐसे टॉपिक्स में पढ़ाई करने के लिए जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो बड़ा इंटरेस्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। अच्छा, तो जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ो, बाद में नहीं पढ़ेंगे। उन सभी को वही जॉब्स चाहिए जिसमें उनको बहुत ही बढ़िया सैलरीज मिल पाए। ऐसा क्यों है? देखिए, बात है कि जब वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ भी रहे थे तो हो सकता है उसमें उनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो भी, लेकिन वो कभी पैशन में कन्वर्ट नहीं होता। उन्होंने अपने आप को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे इतना घिसा हुआ होता है कि उनके पास वो टाइम ही नहीं रहा होता अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर करने के लिए। और अब उनके मन में किसी भी चीज़ को लेकर पैशन नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं? पैसा और लाइफस्टाइल के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के पीछे नहीं भागते। इस बात के पीछे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये है कि IIT JEE की प्रिपरेशन में आपको क्रिएटिव थिंकिंग आती ही नहीं है। उसमें सिर्फ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया जाता है। अरे इवन निकोला टेस्ला जैसा महान साइंटिस्ट भी IIT JEE को क्रैक ना कर पाए। अगर मेरा ये आर्ग्यूमेंट आपको ठीक लगा, तब मैं आपको दूसरा आर्ग्यूमेंट दिखाता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है एक ऐसे स्टूडेंट का जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया है। ये एक सुपर 30 का स्टूडेंट था। उसने IIT JEE क्रैक किया, IIT दिल्ली से पढ़ाई की, और आप खुद ही इसी स्टूडेंट की जुबानी सुनिए उसके क्या सपने थे, क्या बात कर रहा था कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में। Some are thinking about the future, like Pranav Prince. For the moment, he's the star of this year's Super 30. He's come top in almost every exam he's ever sat. अभी कुछ हमको अपने ऊपर तो कभी गर्व नहीं हुआ है। अभी लगता है कि अभी कुछ किए क्या है, अभी तो पूरा ज़िंदगी बाकी है। मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और देखता हूँ कि इंडिया में भविष्य में अच्छा रिसर्च सेंटर हो, और मैं रिसर्च सेंटर खोलना भी चाहता हूँ कि नासा के लेवल में इंडिया में वैसा प्रोग्राम किया जाए जैसा वहाँ किया। सुना आपने, नासा जैसा रिसर्च सेंटर खोलना चाहते थे ये साहब, और ये साहब IIT गए भी, लेकिन फिर हुआ क्या? नासा सेंटर तो दूर की बात, इन्होंने एक कबाड़ खाना भी नहीं खोला। IIT से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर इंजीनियरिंग को कह दिया बाय बाय। MBA कर लिया इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से, और अब ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रोफेशनल है एक गल्फ कंट्री में। रिसर्च करना था ना, रिसर्च सेंटर खोलना था ना, क्यों नहीं किया वो सब? देखिए, जब आप पैशन को डेवलप किए बिना ही अपने आप को बहुत मेहनत करके रगड़ लेते हैं ना, तब आपके वो आइडियल्स, वो जो संस्कार होते हैं, वो जो एम्बिशंस होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। और ये जो स्टोरी है, ये सिर्फ इस स्टूडेंट की नहीं है, ऐसे भर भर के लोग हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। IIT JEE जो एग्जाम है वो इवेंचुअली क्या प्रोड्यूस कर रहा है? डेटा एनालिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स प्रोड्यूस कर रहा है, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस कर रहा है, सिविल सर्वेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और वो जो थोड़े बहुत गिने चुने थे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, उसमें से वो लोग IT इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये सेकंड टीयर और थर्ड टीयर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात होती, जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि उनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है जॉब के लिए, वो ले लेते हैं। बट इवन इन द केस ऑफ बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, पीपल स्विच, और वो इंजीनियरिंग को छोड़कर बाय बाय कर देते हैं।
और ये इसलिए होता है कि IIT JEE के प्रिपरेशन में इतना रगड़ा खाने के बाद आदमी थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, और इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बहुत स्पॉइल करके रखते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो शायद इवन बेस्ट यूनिवर्सिटीज चले जाते हैं, उनका भी मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसा है कि अगर उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है इंजीनियरिंग में, तो लोग इंजीनियरिंग की डिग्री ले कैसे लेते हैं? देखिए, बात यह है कि जब आप बहुत ही टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते हैं ना, तब आप में एक डिसिप्लिन होता ही है। आप उस डिसिप्लिन की वजह से इतना तो सफिशिएंट काम कर ही लेते हैं कि आपको वो डिग्री मिल जाए, लेकिन उसके बाद आप उस फील्ड को परस्यू नहीं करते। लेकिन ये जो पास्ट में आपको जो सिवियर स्ट्रेस लेके रखा था ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने का, उसकी वजह से आपकी सारी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई होती है और आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट भी कई बार खत्म ही हो जाता है। और ये जो रगड़ा है ये सिर्फ जेई की प्रिपरेशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स नहीं देते, घर में माँ बाप भी यही करते हैं आपके साथ। और उन सभी का ऑब्सेशन है रैंकिंग को लेकर। उनको लगता है कि जितना बेटर रैंक है उतना ही वो बेटर स्टूडेंट भी है। आप इसी स्टूडेंट की माँ की भी बात एक बार सुन लीजिए। नहीं तो तुम्हारा कितना मतलब किस किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट जाता है, कितने दिन पे जाता है, कौन आगे तुमसे जा रहा है, तुम उसको पीछे करो। फर्स्ट का कोई ठिकाना नहीं है, कोई वो फर्स्ट कर जाता है। कोई फर्स्ट कोशिश तुम्हारा रहना चाहिए कि हमारा ही फर्स्ट रहे, हम आगे ही रहें। कोई अम्मा को समझाए कि फर्स्ट आ गए, अच्छी बात है, अब क्या? अरे अम्मा, फर्स्ट सेकंड से कुछ नहीं होता। अपने बेटे को सिखाओ कंट्रीब्यूशन देने के लिए, योगदान के लिए उसको मोटिवेट करो। सोचो तो यूएस की एक मीडियोकर यूनिवर्सिटी में भी पूरी की पूरी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को एक साथ रख दिया जाए, उनके कंपैरिजन में अच्छा रिसर्च होता है। आप MIT, हार्वर्ड, प्रिंसटन को जाने दो, इवन एक एवरेज यूनिवर्सिटी में भी बहुत ही बढ़िया रिसर्च होता है एज कम्पेयर टू मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इफ नॉट ऑल। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फोकस इनोवेशन पर है, कंट्रीब्यूशन पर है। इंडिया में तो IIT, एम्स, IIS, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। कभी सुना है यूएस में कि ऑल US रैंक 1 गोज टू MIT और उसका मीडिया जाके इंटरव्यू करने लग जाए? ऐसा कभी नहीं होता यूएस में। यूएस में हाई स्कूल के बच्चों जो 11th 12th में होते हैं उन्हीं को ही रिसर्च और इनोवेशन का काम पकड़ा देते हैं। दिन रात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के फॉर्मूलास नहीं रटाते यहाँ पर। इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोकस हमेशा आपके पैशन और कॉन्ट्रीब्यूशंस पर हो, आपके रैंक्स और पर्सनल अचीवमेंट पर कभी नहीं। अब मेरा थर्ड आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या जरूरी है कि आप पहले रैंकिंग पर फोकस करें, टॉप यूनिवर्सिटी जाएं, बाद में इंटरेस्ट डेवलप करें? ये जो मानव चौधरी साहब जिसका एग्जाम्पल ये टीचर जी दे रहे थे, मेरे ओपिनियन में अगर उनको 5000 रैंक भी आ गई होती ना, कोई बात नहीं, वो फिर भी बहुत ही बढ़िया रिसर्चर बन सकते थे। अगर उस स्टूडेंट ने अपने इंटरेस्ट को पैशन में कन्वर्ट कर दिया होता तो वो उसी फील्ड में बहुत डेवलप कर गया होता। 5000 रैंक भी आ जाती तो क्या फर्क पड़ जाता? मैं आपको सिर्फ 3 सिंपल आइडियाज देता हूँ। आप ये बात तो देखिए, इसरो के कितने सारे चेयरमैन हुए हैं, उनमें से कितने लोगों ने IIT क्रैक किया था? किसी ने नहीं। दूसरे आर्गुमेंट के लिए नील डिग्रास टाइसन साहब की बात सुनिए, देखिए क्या कहा उन्होंने टॉप कॉलेज के ऑब्सेशन को लेकर। If Einstein were here and we're talking with Einstein, we could talk to him for hours and hours and hours. You know what question will never come out of our mouths? Is, what college did you go to? I want to go to that same college. I bet most of your people who've sat in this chair, it's not about what college they went to. It's about their own initiative, their own ambitions, their own curiosity. That is not taught in school, sadly. School, they view you as this empty vessel that they pour information in, you test it over here, you get a high grade, you're praised. Is that who become the shakers and movers of the world? I don't think so. So I can just tell you that what has to change, your task is less to instill curiosity in your kids than it is to make sure you don't squash what's already there. They'll retain that curiosity through the turbulent middle school years into high school. And what is an adult scientist but a kid who's never lost the curiosity? सुना, फिर से वही पॉइंट आया कि नहीं? कॉलेज और रैंक नहीं, अपने अंदर की क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट और पैशन पर भी थोड़ा फोकस करना शुरू कर दो भाई। अगर आप इन पॉइंट से भी कन्विंस नहीं हुए, तब आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल और ले लीजिए, वेंकटरामन रामकृष्णन, ऑल्सो नोन एज वेंकी रामकृष्णन साहब। वेंकी रामकृष्णन साहब ने 2009 में नोबेल प्राइज जीता है। नोबेल प्राइज तो पता ही होगा ना आपको, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा रिकॉग्निशन होता है नोबेल प्राइज। इन्होंने अपना बैचलर्स इंडिया से किया था। ये क्या कोई टॉप यूनिवर्सिटी चले गए थे? नहीं, इन्होंने अपनी सारी की सारी एजुकेशन इंडिया एंड अब्रॉड, यूएस में
मीडियोकर स्कूल से ही की है। उन्होंने अपना बैचलर्स किया था बड़ौदा यूनिवर्सिटी से और यूएस में पीएचडी की थी ओहायो यूनिवर्सिटी से। इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने पैशन को परस्यू किया। आप खुद ही सुन लीजिए ना ये क्या कह रहे हैं। Thank you. It's a great honor to be here, especially with such distinguished company. Scientists are not known for their public speaking abilities, so I'll do my best. One of the things that I think about when I look back on my career is I chose a path that's not very standard. There were many setbacks. As some of you may have read, I didn't get into any of the IITs. I didn't get into a prestigious medical school. But on the other hand, I did have an interest in physics, and I pursued that. And my parents allowed me to do that. When I went to the US, I didn't exactly go to the best schools in the country. And सुना आपने? अच्छा मेरी ना सुनो, मुझे क्या पता है। नील डिग्रास टाइसन की भी ना सुनो, वो तो कोई फॉरेनर है। ये तो अपना बंदा है साहब। ये साहब खुद ही करें कि वो किसी भी बड़े एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट को डेवलप किया और अपने पैशन को दिल से परस्यू किया। रिमेंबर, नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन टू दोज हु गो टू टॉप यूनिवर्सिटीज। नोबेल प्राइज उन्हीं को मिलता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे दिया है, और ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है जो कि बहुत यूनिक है और इनोवेटिव है। अब हम फिर से उस एग्जाम्पल पर आते हैं जहाँ पे ये जो IIT टीचर कह रहे थे कि इस स्टूडेंट को टॉप 10 में रैंक लाना चाहिए था। देखिए, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट सस्ते तो होते नहीं हैं। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इतनी ज़्यादा फीस भरनी पड़ती है स्टूडेंट्स को कि उनको जस्टिफाई करना होता है कि वो उसके हिसाब से रैंक भी लेकर आए। और ये जो मानव चौधरी साहब का जो एग्जाम्पल था, अगर उनका अच्छा रैंक नहीं भी आया होता, अगर 5000 का ही रैंक आ गया होता, लेकिन उन्होंने अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू किया होता, तब उस स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में इतना पता हो सकता था जो कि दुनिया में किसी और को शायद ना पता हो। क्योंकि उतना ब्रिलियंट तो है ही ये बंदा, टीचर साहब ने खुद ही कहा ना, लेकिन वो शायद कुछ हुआ नहीं। इसको लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है। देखिए, हमारे ब्रेन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो बहुत क्रिएटिव साइड होता है हमारा, और जो लेफ्ट साइड होता है हमारा वो बहुत एनालिटिकल होता है। जब आप जेईई की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को बहुत रगड़ते हैं, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब उसका आपका एनालिटिकल साइड बहुत डेवलप कर जाता है, लेकिन आपका जो क्रिएटिव साइड है उस पर फोकस ही नहीं जाता। और ये सोचिए ना, हमारा ब्रेन भी तो एक मसल ही है, और जो भी मसल जिसको एक्सरसाइज नहीं मिलती वो कमज़ोर ही रह जाता है। अगर आपके हाथ में एक डंबल्स दे दिए जाएं और आपसे कह दिया जाए कि सिर्फ लेफ्ट हैंड को एक्सरसाइज करो ऐसे ऐसे, आपका यहाँ का मसल तो बहुत बढ़िया बन जाएगा, लेकिन अगर आपने राइट मसल को एक्सरसाइज ही नहीं किया, ये कमज़ोर रह जाएगा। अगर आपने राइट साइड ब्रेन को डेवलप ही नहीं करने दिया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ साल बाद वो बहुत डेवलप कर जाएगा और बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आएगा। क्रिएटिव आइडियाज़ भी प्रैक्टिस और कंपनी से आते हैं। अपनी क्यूरियोसिटी को सप्रेस करके होलिस्टिक ब्रेन का डेवलपमेंट रोककर आपने साइंटिफिक टेम्परामेंट वहीं ख़त्म कर दिया। आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि आप अपना लेफ्ट साइड का ब्रेन को डेवलप करो, राइट साइड का बाद में देख लिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। जब आप न्यूबॉर्न बेबी होता है, अगर आपको उस टाइम पर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि 10 साल के बाद अच्छा न्यूट्रिशन अब दे देते हैं, अब ग्रो करो। नहीं, जब ग्रो करने का टाइम होता है जिस केस में, उसी टाइम पर वो आपको वो कंडीशंस देने होते हैं। अगर एब्सोल्यूट बचपन में सही न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो बच्चा अंडर डेवलप्ड ही रहेगा। आप 20 साल के आदमी से कितनी भी एक्सरसाइज करा लो, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अब आप खुद ही देखो ना, जो बच्चे होते हैं वो कितनी जल्दी लैंग्वेजेस पिकअप करते हैं, बड़े नहीं करते। अगर आप एक बच्चे को बैठा के चाइनीज़ टीवी शोज दिखाना शुरू कर दो, देखना कुछ महीनों बाद वो चाइनीज़ बोलना शुरू कर देगा। और वही चाइनीज़ टीवी शोज एक बड़े के सामने रख दो, वो कुछ नहीं समझेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पॉइंट ये है कि लर्निंग समथिंग इज ईजी, but it is much harder to unlearn and then relearn. Critical and creative thinking भी ऐसा ही होता है। अगर सही एज में encouragement नहीं मिला तो वो बाद में ग्रो नहीं करता। इसीलिए इंडिया में बहुत सारे इनोवेशंस तो कम पढ़े लिखे लोग करते हैं। ये जो जुगाड़, नाम तो आपने सुना ही होगा, जुगाड़ का वर्ड। वो जुगाड़ जो भी होता है ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। इनफैक्ट उनकी तो मजबूरी होती है इनोवेट करने के लिए। इसलिए कई बार जो 10th पास, 9th पास या 5th स्टैंडर्ड पास लोग जो इनोवेशंस कर लेते हैं, जो जुगाड़ कर लेते हैं, वो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ। आप एक आदमी को 2 अलग अलग क्लासरूम्स में भेजो।
एक स्टैंडर्ड 1 के बच्चों के क्लासरूम में और दूसरा लेट्स से MBA के क्लासरूम में, और आप दोनों क्लासरूम्स को ये बताओ कि ये जो आदमी आपके क्लासरूम में आया है बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है, उसको बहुत कुछ पता है। अब देखो कि वो जो बच्चे हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और MBA लोग जो हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। जो बच्चे हैं वो बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछेंगे और ये MBA लोग कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, पेटेंट कैसे फाइल किया, सैलरी कितनी है, इसका बिजनेस वैल्यू क्या है, ऐसे उठपटांग क्वेश्चंस पूछेंगे साइंटिस्ट से। एकदम लो लेवल घटिया क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MBA स्टूडेंट्स के द्वारा, क्योंकि बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं। एक साइंटिस्ट नेचुरली बहुत क्यूरियस होता है। फॉर अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मान लो एक बच्चे को क्रिकेट खेलने में बड़ा इंटरेस्ट है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन आप उसको सिर्फ भाग दौड़ में लगा रखो कि आज 5 मिनट में 2 माइल भागने तुम्हें, कुछ तो ऐसा। अब देखना आप उसी के पीछे लग जाएगा तो हो सकता है इवेंचुअली वो एक रेस जीत जाए, लेकिन उस टाइम पर जो उसको क्रिकेटिंग स्किल्स जो डेवलप करने थे वो नहीं होते तो वो क्रिकेट में भी आगे नहीं बढ़ पाता। देखिए, इस बात पे कभी शक नहीं करना चाहिए कि जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं दे ऑलवेज वांट बेस्ट फॉर अस, लेकिन ये सोचना कि उनको पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, ये गलत बात है। इनफैक्ट इन मोस्ट केसेस टीचर्स और पेरेंट्स ही हैं जो कि बच्चों का टैलेंट मार देते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जब मैं स्कूल में था 8th-9th में, मेरी क्लास में एक बंदा था जिसका नाम था मकसूद। हम लोग एक क्रिकेट गेम चल रहा था हमारी क्लास के बीच में ही, और हमारे जो टीचर जो थे फिजिकल ट्रेनिंग, जो PT के जो टीचर थे, वो अंपायरिंग कर रहे थे। मकसूद साहब ने बॉलिंग करने के लिए स्टैंस लिया, उन्होंने कहा कि राइट आर्म फास्ट। ये टीचर साहब उनकी तरफ मुड़ के देखे, बोला कि क्या बकवास कर रहा है, इंडिया में आज तक कभी फास्ट बॉलर पैदा नहीं किया, तू कहाँ से फास्ट बॉलिंग करने लगा। बात सोचो, ये बात कहकर उन्होंने उसी टाइम पे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म किया कि नहीं किया? किया ना। ऐसा करके इन टीचर साहब ने क्या अचीव कर लिया, क्या उखाड़ लिया? कुछ अच्छा निकला ये बात कहने से? नहीं। ऑब्वियसली मकसूद कोई क्रिकेटर नहीं बन पाया। मैं ये नहीं कहता कि उसको बनना था, लेकिन अगर बनना चाहता तो भी नहीं बन पाता, क्योंकि उसका एक्साइटमेंट वहीं पे खत्म कर दिया गया। और ये जो कह रहे थे वो गलत बात कर रहे थे। आज इंडिया बहुत बढ़िया बढ़िया फास्ट बॉलर निकाल रहा है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब की। उनके पिताजी चाहते थे कि उनका बच्चा कलेक्टर बन जाए। वो कलेक्टर बने? नहीं बने। उन्होंने अपना पैशन परस्यू किया। वो कलेक्टर तो छोड़ो, वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए थे। अब उनके पिताजी की सोच तो उतनी थी नहीं, उनको जितना पता था उसके हिसाब से उन्होंने कह दिया कलेक्टर बन जाओ। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस बात पर शक ना करो कि हमारे पेरेंट्स को और बड़ों को पता होता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। वो अच्छा चाहते हैं, वो सही है, लेकिन अच्छा उनको पता है ये ज़रूरी नहीं है। एक सही डायरेक्शन में आपका छोटा सा भी कदम बाद में चलकर आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट्स दिला सकता है। आपने डोमिनोस इफेक्ट तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो ये देखिए डोमिनोस इफेक्ट काम कैसे करता है। What I have here is a chain of dominoes, and the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick, and I will carefully place it. Boom. देखा, एक कैसे छोटे से ब्लॉक ने इतने बड़े ब्लॉक को गिरा दिया। वो जो छोटा सा ब्लॉक है ना, वो है आपकी क्यूरियोसिटी। उसके बाद का जो ब्लॉक होता है ना, वो है आपका इंटरेस्ट। उसके बाद जो ब्लॉक होता है वो है आपका पैशन। ऐसे करते करते आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज कई साल पहले आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागी थी। अगर उन्हीं ब्लॉक्स में से आप बीच का कोई ब्लॉक हटा देते तो क्या सबसे बड़ा ब्लॉक गिर पाता? कभी नहीं। इसीलिए जब भी आप में कोई क्यूरियोसिटी आए, उत्सुकता आए, तब आप उसको देखिए कि किन चीज़ों में आपको क्यूरियोसिटी आती है और किन चीज़ों में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और ये इंटरेस्ट आपके पैशन में कन्वर्ट होंगे और आप उन पैशंस को परस्यू कीजिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को मत मरने दो। और ये सब तभी अचीव हो सकता है जब आपके बड़े आपका पूरा का पूरा ब्रेन का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना अलाउड करें। एक हेल्दी माइंड जो कि दोनों साइड से डेवलप हुआ हो, वही आगे चल के अच्छा काम कर पाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ हेल्दी माइंड नहीं, एक वेल रेस्टेड माइंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पॉइंट यह है कि ब्रेन भी एक तरह से मसल ही है। जब आप एक मसल को बहुत एक्सरसाइज देते हैं और अगले दिन बिना रिकवर किए अगर आप फिर से उसको एक्सरसाइज कराते हैं तो आपका मसल खराब हो जाएगा, आपको इंजरीज हो जाएंगी। अगर आपको अपने मसल को अच्छे से ग्रो करवाना है तो एक्सरसाइज देने के बाद रेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए यंगस्टर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छे से सोना। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप दूसरों की बात ना सुने, आपकी अपनी बॉडी आपको बताएगी कि आपको कितना सोना चाहिए।
ये टीचर साहब की बात एक बार फिर से सुनिए। सेकंड, हमारी आदत है, हमारी बचपन से हैबिट बनी हुई कि 8 घंटे सोना है। एक इस उम्र के बच्चे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 घंटे सोना चाहिए। कितना? 6 घंटे। मैं करीबन 7 साल मैंने निकाले सिर्फ 4.5 घंटे सो के। अब मैं 6 घंटे सोता हूं, पर मैंने 4.5 घंटे निकाले क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम से पढ़ा रहा हूं, तो मेरी कॉलेज भी थी, बीटेक भी मुझे करनी थी और मुझे पढ़ाना भी था, तो मैं 4.5 घंटे सोता था और कुछ कोई खराब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमारी मानसिकता है कि हम थक जाएंगे, नहीं थकते। 4.5 घंटे तो चलो मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, पर 6 घंटे से ज्यादा सोने का कोई मतलब। रात को सिर्फ 6 घंटे। कितने घंटे? कम से कम ये रिजोल्यूशन आज लेके जाएंगे अगर मोटिवेशन सेशन में आए तो। कोई इन टीचर साहब को समझाए कि हर कोई इनके जैसा महान नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो कि उच्च कम स्लीप में अच्छा काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। जो एक बॉडी के लिए ठीक है वो दूसरी बॉडीज के लिए ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, मैं खुद 37 ईयर्स का हो गया हूं। मेरे बॉडी को 7.5 घंटों की स्लीप चाहिए, और अगर आप 15 से 20 साल के हो तो मेरी बात मानो, 9 से 10 घंटा सो। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको उतनी रेस्ट की जरूरत है एक अच्छे हेल्दी माइंड के लिए, ताकि आप क्लियरली सोच सकें, समझ सकें। अगर आपका ब्रेन थका होना, अगर आपका बॉडी थका होना, तो आप अच्छे से सीख भी नहीं सकते। इस बात को लेकर, स्लीप को लेकर बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हुई है और यही हमेशा पता चला है कि 7 घंटे से नींद कम नहीं होनी चाहिए। और आप 7 घंटे से अगर कम सोते हैं ना, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत हो सकते हैं, आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ सकता है। अगर आपके पास इतना टाइम और पेशेंस नहीं है स्लीप के बारे में रिसर्च पेपर्स पढ़ने के लिए, तो आप ये वीडियो देख लीजिए जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है। ये वीडियो को आप यूट्यूब में सर्च करिए और वीडियो को देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। उन्होंने स्लीप के बारे में रिसर्च को अच्छे से समराइज किया हुआ है। इसका भी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। और आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और धूप में जाके खड़े हो जाइए उस पेपर को लेकर। अगर गर्मी बहुत हो रही है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, पेपर गर्मा जाएगा ना, लेकिन पेपर जलेगा नहीं गर्मी में। अगर आपको पेपर को जलाना है तो आपको एक लेंस लेकर पेपर के सामने रखना पड़ेगा। और लेंस क्या करता है, वो जो सन रेस होती हैं उनको पूरा कॉन्सेंट्रेट कर देता है एक पॉइंट पर, तब जाकर उस पेपर में आग लग जाती है। समझे? अगर लेंस के बदले अगर सिंपल ग्लास हो तो वो पेपर बहुत हो गया तो गर्म होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। यही पॉइंट है एक थके हुए माइंड में और एक वेल रेस्टेड माइंड में। जब आपकी अच्छे से रेस्ट माइंड होता है, जब आपने अच्छे से नींद ली हुई होती है, आप में थकावट नहीं होती, तब आपकी जो कैपेबिलिटी होती है फोकस करने की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप कम नींद लेकर आप अपने को घिसोगे ना, बाद में जाके आपकी बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट और पैशन भी मर जाएगा वहीं पर। क्योंकि एक वेल रेस्टेड माइंड ही अच्छे से सोच सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है। अच्छा, मेरी बात ना सुनो, जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के सीईओ हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई है, वो क्या कहते हैं सोने के बारे में? And so then on sleep, I get 8 hours of sleep. I prioritize it unless I'm traveling in different time zones. Sometimes it's impossible, but I am very focused on it. And for me, I need 8 hours of sleep. I think better. I have more energy. My mood is better. All these things. So let's say that I slept 6 hours a day, or let's go really crazy and say I slept 4 hours a day. So now I just got 4 so-called productive hours back. So if I was going to, have say 12 hours of productive time during any waking day, now all of a sudden I have 12 plus 4, I have 16 productive hours. So I have 33% more time to make decisions. So if I was going to make 100 decisions, now I can make 133 decisions. By the way, if I did that arithmetic wrong, I'm sorry. And so you make 133 decisions. Is that really worth it if the quality of those decisions might be lower because you're tired or grouchy or any number of things? मैं तो भाई 7.5 आवर 7.5 घंटे सोने की बात कर रहा था। जेफ बेजोस तो 8 घंटे सोने की बात कर रहा है। अरे अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद 10 घंटे सोता था यार। अरे बात को समझो, किसी को ब्लाइंडली अंधाधुंध फॉलो मत करो। चलिए इन्हीं टीचर की एक और बात को सुनते हैं, कंटिन्यू करते हैं वो क्या कह रहे हैं। एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, वो आपने सुने होंगे। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। क्या स्कूल में सुना है? फिर रिवीजन करते हैं आप। तो काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा, क्या चीज? स्वान निंद्रा क्या होती है? स्वान मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता शब्द अच्छा नहीं है, डॉग बोलते हैं। स्वान निंद्रा, वो उसकी निंद्रा पे ध्यान दो। उसको ध्यान रहता है कि यार अच्छा कोई आया मेरी गली में। इन्होंने जो श्लोक पढ़ा वो मैं पढ़ता हूँ। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च
अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। कौवे की तरह जानने की चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह सोना, अल्पाहारी मतलब कंट्रोल में खाना और आवश्यकता अनुसार खाना, और गृह त्यागी अपने घर को छोड़कर बाहर आना। देखिए, जहाँ तक ये श्लोक जो मेरी समझ में आया है और जितना मैं जानता हूँ, ये श्लोक आम स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए नहीं था। ये श्लोक उन स्टूडेंट्स के लिए था जो कि गुरुकुल में थे और ट्रेनिंग ले रहे थे वॉरियर्स बनने के लिए। जो राजाओं के बच्चे होते थे ना, जिनको अलग अलग धनुर्विद्या, गदा विद्या और पता नहीं अलग अलग तरह के हथियार सिखाना, जो उनको वॉरियर बनाना होता है, उसके लिए था। क्योंकि वो अगर आप युद्ध भूमि में हो, अगर जंग में हो और सो जाओ बिना होश के, तब आप आराम से विक्टिम हो सकते हो। इसीलिए ये क्वालिटी सिखाई गई हैं। आप जो स्टूडेंट्स हो, आपको तो दबा के सोना चाहिए। इसीलिए सिर्फ श्लोक बोल देना ठीक नहीं है, आपको उस श्लोक का कॉन्टेक्स्ट भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, मिलिट्री ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें मसल मेमोरी पे होती हैं। आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए वो वेपन को यूज़ करने का। IIT JEE और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें ये बात नहीं बनती, मसल मेमोरी काम नहीं आती। आपको अपना ब्रेन भी एक्टिव रखना होता है। देखिए, इन टीचर साहब की जो मैं बातें दिखा रहा हूँ, मेरा मकसद इनको क्रिटिसाइज करना बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इस वीडियो में 100 बातें कही होंगी, उसमें से 98 तो बहुत ही बढ़िया बातें कही हैं। इतनी अच्छी बातें शायद ही कोई टीचर करे। बस 1-2 चीज़ें जो उन्होंने मेरे ओपिनियन में गलत कही, मैंने उनको हाईलाइट कर दिया। और एल्स एवरीथिंग एल्स ही सेज इज एक्चुअली अमेजिंग एंड वेरी वेरी नाइस। ओवरऑल टू समराइज माई पॉइंट्स, पॉइंट ये है कि जब आपको स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी दिखे, तब आप प्लीज़ उस क्यूरियोसिटी को मत मारो। आप रैंक्स के पीछे, कॉलेजेस के पीछे मत भागो। हमेशा सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन पर, अपने योगदान पर ही फोकस करो। आप 17 साल के बच्चे को हीरो ना बनाओ जिसने बहुत अच्छा रैंक लाया है। आप उस 60 साल के आदमी को हीरो बनाओ जिसने इतने सालों में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे दिया है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो 60 साल का जो बंदा है या 70 साल का बंदा है वो टॉप रैंक लेकर आया हो, लेकिन उसने काम जो बढ़िया किया है उसका रैंक के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। भारत में प्रोग्रेस की इसीलिए कमी है क्योंकि यहाँ पर पर्सनल अचीवमेंट्स पर फोकस किया जा रहा है, कंट्रीब्यूशंस पर नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस अमेरिका।